हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो वन शॉट के इस सीरीज़ में आज बारी है आर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण के वन शॉट रिवीजन लेक्चर की। ठीक है, हमने फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को वन शॉट के ज़रिए ख़त्म कर दिया है एंड आज ये हमारा फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है आर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। आज इसका सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। इस वन शॉट में सारी चीज़ें हम पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि क्लास 10th में हो और आपके सब्सक्रिप्शन में ये वाला चैनल नहीं है तो गलत बात है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट। तो इस चैप्टर में जैसे ही हम एंटर करते हैं वैसे ही हमें एक टॉपिक पढ़ना होता है जो होता है इकोसिस्टम यानी पारितंत्र। ये पारितंत्र क्या होता है देखो, तो ये जो पारितंत्र है ये होता है कि कोई जीव है और उसका पर्यावरण है, आसपास का पर्यावरण है, तो उसके वो जीव और उसके आसपास के पर्यावरण के बीच में क्या संबंध है, वो कैसे उसको पर्यावरण को अपने उपयोग के लिए लेता है, कैसे यूज़ करता है, उसी सारी चीज़ों को हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, तो देखो इसका डेफिनेशन क्या होगा। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो पारितंत्र यानी जीवों व पर्यावरण के मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसे फिर से समझाती हूँ। देखो क्या होता है, ये जीवों व पर्यावरण के मध्य संबंध, ठीक है, कोई भी जीव हो सकता है, तो मध्य होने वाले पारस्परिक संबंधों से बने तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। एक जीव है, उसको जीवित रहने के लिए एक पर्यावरण की आवश्यकता होती है जिसमें वो अपनी सारी क्रियाओं को करता है। इसी को हम कहते हैं पारितंत्र यानी इकोसिस्टम। जैसे देखो, अब ये इकोसिस्टम जो है वो दो तरीके से होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है प्राकृतिक पारितंत्र और दूसरा होता है कृत्रिम पारितंत्र। देखो, अब जो ये प्राकृतिक पारितंत्र है ये क्या होता है, जो हमारा गॉड मेड होता है, यानी कि भगवान ने जो हमें बना के दे दिया है और उसी का हम मतलब जीव जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक पारितंत्र में होता है जो कि प्रकृति द्वारा निर्मित होता है, जैसे तालाब, जैसे जंगल। ठीक है, तो देखो ये सब में क्या होता है, इन सबों में, तो इन सब में क्या होता है, हमारा तालाब है, अब उसके अंदर कुछ जीव पाए जाते हैं जो कि सिर्फ तालाब में ही रहेंगे। ठीक है, जो कि अगर उनको तालाब या पानी वाली चीज़ों से बाहर निकाल दो तो वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे को हम कहते हैं, तो ऐसा हमारा तालाब हो गया, जो वो पारितंत्र हो गया उसका तालाब, तो ये हमारा प्राकृतिक होगा। और जैसे शेर है हमारे, तो शेर का पारितंत्र जंगल होता है, वो जंगल में ही अपना आवास कर सकता है अगर उसको सारी चीज़ें अच्छे से मिलेंगे जंगल में। ठीक है, फिर होता है कृत्रिम, जो कि हम मनुष्य द्वारा बनाया जाता है पारितंत्र। जैसे एक्वेरियम, आपने सुना होगा एक्वेरियम हमारे घरों में होता है।
इस एक्वेरियम में हम क्या करते हैं कि बहुत सारा एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाते हैं, पायदान बनाते हैं, जिसके अंदर हम मछलियों को डालते हैं, उनका खाना डालते हैं, एंड वो ईजिली क्या करती हैं, ईजिली अपनी चीज़ें उसमें करती हैं एंड जीवित रहती हैं उसमें, है ना। उसे हम समय समय पर खाना वाना डालते रहते हैं, तो जिससे उनका एक इकोसिस्टम बन जाता है। तो कृत्रिम पायदान में बहुत ही फेमस है आपका एक्वेरियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जल जीवशाला। क्या कहते हैं? जल जीवशाला। तो ये देखो, ये हमने मैन मेड है, ये हमने बनाया है, ठीक है, कि हम उस मछली को वहाँ पे अच्छे से उसका इकोसिस्टम प्रोवाइड कर पाए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जीव निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा उत्पादक, ठीक है। अब ये उत्पादक क्या होते हैं? देखो, उत्पादक हरे पेड़ पौधे होते हैं। उत्पादक का मतलब होता है कि जो अपने से ही अपना खाना बनाता हो, उसे दूसरों की जरूरत नहीं, कोई उसको ला के खाना नहीं देगा, वो अपने से ही अपना खाना बनाता है। ऐसे कौन होते हैं? ऐसे होते हैं हरे पेड़ पौधे। तो वे हरे पेड़ पौधे जो सूर्य से अपने खाद्य पदार्थों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। हमें पता है कि हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। किसकी क्रिया? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसकी वजह से ये हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, है ना। इसमें सिर्फ ये डायरेक्ट सूर्य की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और इन्हें दूसरों किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन्हें हम कहते हैं उत्पादक, ठीक है, उत्पादक। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हरे पेड़ पौधे। फिर आते हैं हमारे उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता। अब देखो, ये उपभोक्ता क्या होते हैं? देखो, ये जो उपभोक्ता होते हैं, ये उत्पादक द्वारा बनाए हुए पदार्थों का, खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं अपनी भोजन की आपूर्ति के लिए। ये भोजन के लिए उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम मनुष्य, तो हम मनुष्य कहीं ना कहीं इन पेड़ पौधों में पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं, है ना। पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं, खासकर हम शाकाहारी। तो ये क्या होते हैं? ये इन उत्पादकों पर डिपेंड करते हैं। देखो, आप उदाहरण लिख सकते हो, जैसे मानव, है ना, मानव, गाय, बकरी, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे उत्पादक पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो उपभोक्ता होते हैं यानी कंज्यूमर होते हैं, ये टाइप्स इनके होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? देखो, इनके टाइप्स, ठीक है। तो इनके हम 3 टाइप्स कहेंगे। इनके 3 टाइप्स होते हैं: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वभक्षी या सर्वाहारी, ठीक है। और कौन? सर्वाहारी। देखो, शाकाहारी हर्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस एंड हमारा सर्वाहारी ओमनीवोरस कहते हैं, ठीक है। शाकाहारी में क्या होते हैं? जो हरे पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, एक सेकंड, जैसे गाय और बकरी, ठीक है। गाय, बकरी और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जीव होते हैं, ठीक है। फिर है मांसाहारी क्या होता है? फिर मांसाहारी क्या होते हैं? ये जीवित जीवों को खाते हैं, ठीक है। मांसाहारी क्या होते हैं? ये
मांस आदि का खाते हैं, ठीक है, मांस आदि खाते हैं जैसे शेर, ठीक है, जैसे शेर। फिर आता है हमारा सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होता है? सर्वाहारी जो मांस और पेड़ पौधे दोनों सब खाते हैं। तो जो हरे पेड़ पौधे व मांस दोनों से अपना भोजन करते हैं जैसे मनुष्य, ठीक है। मनुष्य क्या होता है? वो सारी चीजें खा सकता है, तो मनुष्य यहाँ पे आ जाएगा, जैसे ह्यूमंस, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी हो। तो अब इतनी चीजें मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी, हमारे टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो फटाफट से मैं इसको इरेज करती हूँ एंड हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ों पे। अब देखो, मुझे आपको कुछ और चीज़ें बतानी है। जैसे हमारा सबसे पहले होता है यहाँ पे उत्पादक, ठीक है, उत्पादक, जिसमें हमारा पेड़ पौधे आते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या आते हैं? पेड़ पौधे आते हैं, वो भी कैसे? हरे, ठीक है। फिर इनको जो खाता है, ठीक है, उत्पादकों को जो खाता है, उन्हें हम कहते हैं द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, जो कि शाकाहारी होते हैं, जो कि क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये वो होते हैं जो कि इनको खाते हैं, वो होते हैं जो कि इनको खाते हैं, उत्पादकों को खाते हैं। फिर आता है तृतीय श्रेणी, तृतीयक श्रेणी उपभोक्ता। अब ये क्या होते हैं? देखो, ये जो होते हैं ये शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। किन्हें खाते हैं? शाकाहारी को। तो जो शाकाहारी जंतुओं को खाता है उन्हें हम कहते हैं मांसाहारी। उन्हें क्या कहते हैं हम? मांसाहारी, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। उत्पादक या इसे प्रथम श्रेणी उपभोक्ता कह सकते हैं। यह हमारा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता होता है जो कि शाकाहारी होते हैं, एंड ये हमारा तृतीय श्रेणी उपभोक्ता होता है, ठीक है। अब है हमारा जैव घटक। ये जैव घटक क्या होता है? आपको पता है, ये बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं या कवक होते हैं। क्या होते हैं ये? सूक्ष्म जीव, जीवाणु या कवक, ठीक है। इसमें जो आपका अर्थवर्म होता है, जैसे हम केचुआ कहते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आता है। जैव घटक क्या होते हैं? ये जब कोई भी इंसान मर जाता है या फिर कोई भी जीव मर जाता है, ठीक है, तो ये वे जीव होते हैं जो, देखो, वे जीव जो उत्पादक व उपभोक्ता के मरने के बाद, उपभोक्ता के मरने के बाद उन्हें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करके महत्वपूर्ण पदार्थों का निर्माण करते हैं। देखो, कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करके महत्वपूर्ण पदार्थों को निर्मित कर उत्पादकों को आवश्यक
पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, उन्हें ही जैव घटक कहते हैं। देखो इतनी बड़ी डेफिनेशन का क्या मतलब है समझो। पहले देखो, वे जीव जो उत्पादक व उपभोक्ता के मरने के बाद उन्हें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटित करके महत्वपूर्ण पदार्थों को निर्मित कर उत्पादकों को आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं, उन्हें ही हम जैव घटक कहते हैं। देखो हमने ये कोई पेड़ पौधा है, पदार्थ है, ठीक है, इसे किसी जीव ने खाया, ठीक है, फिर इस जीव को किसी और जीव ने खाया, एंड फिर इसी जीव को किसी और जीव ने खाया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि ये भी कभी ना कभी मरेगा, ये भी कभी ना कभी मरेगा, ये भी कभी ना कभी मरेगा, है ना, मरेगा ना। देखो अब क्या होगा, जब ये मरेगा, जब सारे जीव मरेंगे, ठीक है, कोई भी एक मर जाए मान लो, तो इसे ये जैव घटक आएंगे, जिसमें देखो एग्जाम्पल में जैव घटक कौन कौन होता है, कवक, जीवाणु और कृमि, ठीक है, स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, वो क्या करेंगे, अपघटन करेंगे और वो सरल कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, सरल कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे, जिनको ये पेड़ पौधों को इनकी ऊर्जा वापस मिल जाएगी। यानी कि जो ये ऊर्जा का प्रवाह है, आपने देखा कि एक पेड़ की ऊर्जा किसी अन्य जीव ने ले ली तो उस पेड़ की ऊर्जा कम हो गई। अब वापस से उसको ऊर्जा कैसे मिलती है, जब ये मरता है और ये सूक्ष्म जीव अपघटन उसका करके वापस पेड़ पौधों को वो ऊर्जा दे देता है। यानी ये पूरा एक साइकिल के रूप में चलता रहता है, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। अभी आप आगे जब और मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई कुत्ता बिल्ली हैं, वो मर जाते हैं सड़क के किनारे, ठीक है, ये वो रोड पे मर जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि 3-4 दिन तक उनकी महक पूरी फैली रहती है, ठीक है, फैली रहती है ना, बहुत तेज़ गंध उसमें से आने लगती है। फिर आपने देखा होगा कि कुछ दिन बाद जब आप वापस से जाते हैं वहाँ पे, तो वो एकदम साफ़ हो चुका होता है ना, वो जो जानवर मर गया था वो एकदम साफ हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ही होता है इन कवक जीवाणु यानी जैव अपघटक के कार्यों से। यानी ये जो जैव घटक हैं, ये इन कुत्ते बिल्ली या मरे जीवों को इनका अपघटन कर देते हैं और उनको वापस से मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे पहले जो वॉर्स होते थे उसमें बहुत सारे क्या होते थे, बहुत सारे इंसान मर जाते थे, है ना, बहुत सारे इंसान मर जाते, जितने भी सैनिक वैनिक तो मर जाते थे। तो उनका हम कितने लोग का देह संस्कार कर सकते हैं ना, नहीं करते थे। तो वो कैसे ख़त्म होते थे? कुछ दिन बाद वो पूरे साफ हो जाते थे, पूरा एरिया साफ हो जाता था। कैसे? गिद्ध और इन सूक्ष्म जीवों की वजह से, क्योंकि ये उनका अपघटन करके उनको मिट्टी में मिला देते थे। तो इनका हमारे जो पर्यावरण है उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है जैव घटकों का, ठीक है। आई होप आपको इनकी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। एंड देखो, जो जैव घटक होते हैं ये साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर आप क्या करोगे, अगर आप किसी फल सब्जी छिलके इन सबको मिट्टी के नीचे गाड़ दोगे तो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। कौन करता है उन्हें? यही स्मॉल इंसेक्ट्स ही, यानी कवक जीवाणु कृमि, यही सब करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं अपमार्जक। ये पारितंत्र के अपमार्जक होते हैं। देखो अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये टॉपिक किसके अंतर्गत आता है? पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, ठीक है, अपमार्जकों की भूमिका, इसके अंतर्गत हमारा ये आता है। तो पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका, आपको पता है अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक को हम डिटर्जेंट्स भी कहते हैं, है ना। तो डिटर्जेंट्स क्या करता है? जैसे आपके कपड़ों की सफाई करता है, वैसे ही ये सूक्ष्म जीव यानी कवक जीवाणु कृमि, या फिर आप यहाँ पे केचुआ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं?
केचुआ। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब अपमार्जक की भूमिका निभाते हैं, यानी साफ सफाई करते हैं। अगर कोई मर जाता है, कोई जीव मर जाता है, ठीक है, कोई जीव मर जाता है तो ये उनका पूर्ण अपघटन करके इन्हें मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे पर्यावरण स्वच्छ रहता है, जिससे पर्यावरण क्या होता है, स्वच्छ रहता है। ठीक है, तो बेसिकली कोई जीव है वो जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो जटिल कार्बनिक पदार्थों से ये क्या करते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में इनको बदलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पारितंत्र में कवक, जीवाणु, केंचुआ या सूक्ष्म जीव ये सब अपमार्जकों की भूमिका निभाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आती है हमारी आहार श्रृंखला या फूड चेन। अब क्या आती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लगा लेना इसे, आहार श्रृंखला या फिर फूड चेन ये आहार श्रृंखला क्या होती है, देखो, किसी जीव द्वारा दूसरे जीवधारी को उपभोग करने की क्रमबद्ध श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है। आहार श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जो एक जीव है वो दूसरे जीव पे निर्भर करता है, एंड वही जीव फिर किसी तीसरे जीव के लिए भोजन का काम करता है। जैसे देखो यहाँ ध्यान से, मैं इसे थोड़ा सा नीचे कर दूँ ताकि आपको इजीली दिखे। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, जो मैं अभी बताने जा रही हूँ उसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैं इसे फटाफट से इरेज करती हूँ, आपको समझाती हूँ। ठीक है, सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो देखो मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया है। अब समझो क्या होता है, ये बताने जा रही हूँ, ये आपका एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, देखो, सबसे पहले आते हैं प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता या फिर उत्पादक, फिर इन्हें खाते हैं शाकाहारी, फिर इन्हें खाते हैं मांसाहारी, एंड मांसाहारी को खाता है सर्वाहारी या सर्वभक्षी। ठीक है, सर्वाहारी, ये मैंने आपको बताया था। अब देखो, ये जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला होती है, वो बहुत अलग अलग होती है। जैसे जंगल के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला, फिर तालाब के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला, फिर मैदानी क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला। देखो, जो जंगल की खाद्य श्रृंखला होगी उसमें सबसे पहले आएगा हमारा पेड़ पौधा। ठीक है, पौधे, इन पौधे को हमारा खाएगा बकरी। बकरी क्या है, बकरी एक शाकाहारी यानी हर्बीवोरस है। ठीक है, तो बकरी खाएगी, फिर इसी बकरी को मांसाहारी शेर खा लेगा। ठीक है, इसी बकरी को कौन खा लेगा, मांसाहारी शेर खा लेगा। फिर आती है तालाब की, तालाब में सबसे पहले होते हैं आएगा हमारा जलीय पौधा। ठीक है, जो जल के अंदर पौधे होते हैं, जलीय पौधा आएगा। ठीक है, इस जलीय पौधे के बाद हमारा आएगा केकड़ा या फिर हमारा आएगा बिच्छू। ठीक है, इस जलीय पौधे को खाएगा बिच्छू, फिर इस बिच्छू को खाएगा
इस बिच्छू को खाएगा मछली, ठीक है। फिर इस मछली को हमारी बड़ी मछली या फिर हमारा बगुला खाएगा, ठीक है, या फिर कौन खाएगा, बगुला, ठीक है। तो ये हो गई हमारी तालाब के पारितंत्र की क्या, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, या आहार श्रृंखला। फिर मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में सबसे पहले पेड़ तो आएंगे ही, ठीक है, पौधे तो आएंगे ही, इन्हें खाएगा टिड्डा, इन्हें कौन खाएगा, टिड्डा। फिर इस टिड्डे को खाएंगे मेंढक, ठीक है, इस टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक। फिर इस मेढक को खाएगा सांप, और इस सांप को खाएगा कौन, कौन, चील, ठीक है। यानी तो ये जो खाद्य श्रृंखला होती है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे हमारी जंगल की, फिर ये तालाब की, और ये मैदानी क्षेत्र की खाद्य श्रृंखला। यानी कि एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार निर्भर होता है और उनके बीच में क्या संबंध होता है, ये हमारी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला हमें बताती है, ठीक है। तो बीच में कैमरा बंद हो गया था जिसकी वजह से मैं आगे वीडियो बना नहीं पाई, ये मैं नेक्स्ट डे आज बना रही हूँ, ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा अलग लग सकता है, ओके। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर का चित्र और पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का चित्र, ये पूछा जाता है, तो इसे देखते हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर का चित्र, तो ये अगर आपसे पूछेगा बनाने के लिए तो आप कैसे बनाओगे, देखो आप लिखोगे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं हमारे उत्पादक, ठीक है, जिसमें आते हैं अपने हरे पेड़ पौधे, हरे पौधे, ठीक है। आप ये लिख भी सकते हो एग्जाम, आप ये चाहो तो लिख सकते हो। तो उत्पादक हरे पौधे आ जाएंगे। फिर इन्हें खाते हैं शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी इन्हें खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, गाय हो गई, ठीक है। फिर इस शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, ठीक है। ऐसा ही आपको जो आपको पता है वही उसे का आपको बनाना है, ठीक है। अब आप पूरा बना तो सकते नहीं कि आप हिरन बनाएं, आप शेर बनाएं, नहीं बना सकते, इसलिए हम ऐसा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अब इस मांसाहारी को खाएंगे सर्वभक्षी, कौन खाएगा, सर्वभक्षी, जो कि शाकाहारी मांसाहारी सबको खाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वभक्षी कहते हैं, ओके। अब है हमारा पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख। तो देखो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है या मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे सूर्य, मतलब सूर्य का प्रकाश। अब इस सूर्य के प्रकाश से हमारे उत्पादक अपना भोजन बनाते हैं, फिर इनको खाते हैं शाकाहारी, फिर शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, एंड फिर मांसाहारी को खाते हैं सर्वभक्षी, ठीक है। सर्वभक्षी क्या होते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी सभी को खाते हैं उन्हें हम सर्वभक्षी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके आरेख बनाने को आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपको नोट्स PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है, कैसे होता आखिरकार। उससे पहले आप इसमें इसको ऐसे बना लो, इसमें तीर का निशान ऊपर कर दो, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है, ओके। तो देखो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, ठीक है। पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है। और क्या लिखेंगे कि पारितंत्र में जो सूर्य जो होता है वो सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है, स्रोत होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, उससे पहले मैं इसको फटाफट से रिवाइज कर देती हूँ, ओके। अब है 10% का नियम,
ठीक है, 10% का नियम। ये क्या है, ये है लिंडमैन का नियम। इसे किसने दिया था, इसे दिया था लिंडमैन भाई साहब ने। ठीक है, ठीक है, तो इसे लिंडमैन का नियम भी कह सकते हो। ओके, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, इन्होंने बताया, बोला कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर उस स्तर में केवल 10% ही होता है। ठीक है, देखो ये नियम कहता है कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल उसका 10% ही स्थानांतरित होता है। ठीक है, मान लो कि सूर्य के पास, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, ये कोई है नहीं, ऐसा मान लो कि सूर्य के पास कि सूर्य से पौधे ने कुछ ऊर्जा ली, 10% ही ली, तो मान लो पौधे के पास है इस समय 100 जूल ऊर्जा है। ठीक है, कितनी है, 100 जूल ऊर्जा है। तो इससे जो टिड्डा होगा, टिड्डा जो होगा उसे कितना ऊर्जा मिलेगा, उसे सिर्फ 10% ही मिलेगा, और इसका मतलब इसे 10 जूल ऊर्जा मिलेगी। अब टिड्डा को मान लो चूहे ने खाया, टिड्डा को किसने खाया, चूहे ने खाया, चूहे ने खाया, तो चूहे को इसका 10% यानी 1 जूल ऊर्जा ही मिलेगी। फिर मान लो चूहे को किसी शेर ने खा लिया, ठीक है, मान लो तो शेर ने खा लिया, तो इसको कितनी ऊर्जा मिलेगी, सिर्फ 10% यानी 0.1% 1 जूल ही इसको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो देखो लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। ठीक है, केवल 10% ही ऊर्जा मिलती है। ओके, अब देखो ऐसा क्यों होता है, आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाकी 90%, देखो मैं लिख देती हूँ कि बाकी 90% ऊर्जा जैविक क्रियाओं में व्यय हो जाती है। ये जैविक क्रियाएं हैं, जैसे श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, इन सब क्रियाओं में बाकी की ऊर्जाएं क्या हो जाती हैं, व्यय हो जाती है। तो जो हमारे पास आती हैं और जो हम दे सकते हैं वो सिर्फ 10% ही होती है। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में पूछे तो आप बता देना। और हाँ, इसे कहते हैं, इसे लिंडमैन का दशांश का नियम भी कहते हैं। ठीक है, दशांश का नियम। ठीक है, तो इसको आप लिख लो अच्छे से, PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। ओके, देखो नेक्स्ट है हमारा खाद्य जाल। क्या है, खाद्य जाल, फूड वेब, खाद्य जाल, फूड वेब। ठीक है, ये क्या है, देखो इसमें क्या होता है, जैसा कि हमने देखा था, क्या देखा था, खाद्य श्रृंखला, कि एक जीव को दूसरा जीव खा रहा है, फिर दूसरे जीव को तीसरा जीव खा रहा है ना। यही अब देखो इसमें कुल मिला के अगर देखा जाए तो मान लो एक पौधा है, ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड, ठीक है, तो मान लो एक पौधा है, ये एक पौधा है, इसे खाया टिड्डा ने, इसे किसे खाया, टिड्डा ने। इसी पौधे को मान लो खाया गाय ने, ठीक है, और इसी गाय को खाया हिरन ने, ठीक है, हिरन ने खाया। ओके, तो देखो अब इस टिड्डे को हमारा मेढक भी खा सकता है ना, मेढक खा सकता है। अब ये, और इस मेढक को हमारी खाएगी बिल्ली, है ना, बिल्ली खाएगी, बिल्ली इस टिड्डे को भी तो खा सकती है ना, बिल्ली इस टिड्डे को भी खा सकती है। फिर मान लो इस बिल्ली को खाया कुत्ते ने, ठीक है, कुत्ते ने खाया, कुत्ता इस हिरन को और इस गाय को भी तो खा सकता है ना। अब देखो यहीं पे मान लो कोई है लोमड़ी, ठीक है, अब मान लो लोमड़ी है, ठीक है, तो ये लोमड़ी कुत्ते को भी खा सकती है, बिल्ली को भी खा सकती है, गाय को भी खा सकती है, हिरन को भी खा सकती है ना, मेढक को भी खा सकती है। तो आप देख रहे हो कितना जाल बनता जा रहा है। अब देखो यहीं पे मान लो शेर आ गया, शेर आ जाए तो ये शेर लोमड़ी को भी खा सकता है ना, हालांकि खाता है, ठीक है,
मेढक को भी खा सकता है, टिड्डे को भी खा सकता है, ठीक है, हिरन को भी खा सकता है, बिल्ली को भी खा सकता है, और कुत्ते को भी खा सकते हो, गाय को भी खा सकता है। तो आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा वियर्ड बनता जा रहा है, एंड ये एक जाल की तरह बनता जा रहा है। आपने देखा ये जाल की तरह बनता जा रहा है, यानी कि एक जीव कहीं ना कहीं सारे जीवों से कनेक्शन संबंध में रहता है, ठीक है। तो सभी जीवों का जो कनेक्शन है, जो संबंध है, ठीक है, अपना पोषण करने के लिए, वही हमारा खाद्य जाल कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको खाद्य जाल यानी फूड वेब भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं अपना क्या देखेंगे, जैविक अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले मैं फटाफट से इरेज कर देती हूँ, एंड आपको पीडीएफ सारी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ओके। जैव आवर्धन, ठीक है, ये क्या होता है, देखो कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला में किसी जीव के शरीर से उच्च पोषक स्तर के जीव में प्रवेश कर जाते हैं और ये अत्यधिक मात्रा में इकट्ठे होते जाते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि हमने किसी केमिकल का यूज़ किया किसी पौधे में, ठीक है, किसी पौधे में केमिकल का यूज़ किया। अब उस पौधे को खाया किसी टिड्डे ने, ठीक है, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं उस टिड्डे के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब उस टिड्डे को मान लो खा लिया किसी चूहे ने, ठीक है। अब चूहे के अंदर, वो टिड्डे के अंदर जो केमिकल था वो चला जाएगा क्योंकि उसने खा लिया। मान लो, एक सेकेंड मैं अपनी मार्कर उठा लूँ, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मान लो हमने किसी खाद्य का प्रयोग किया जिसमें केमिकल था, ठीक है, केमिकल था, ठीक है। अब इस केमिकल को कहीं ना कहीं जब कुछ खाया तो उसमें केमिकल मिला था, तो टिड्डे ने खाया। किसने खाया? टिड्डे ने खाया। अब इस टिड्डे को मान लो हमारे यहाँ खा लिया चूहे ने, ठीक है, तो ये केमिकल चूहे के अंदर भी चला जाएगा, है ना। अब इस चूहे को खा लिया मान लो बिल्ली ने, ठीक है, बिल्ली ने, तो अब इसके अंदर भी वो केमिकल चला जाएगा, है ना। तो आप देखो कि जैसे जैसे ये आगे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये केमिकल की मात्रा बढ़ती ही जा रही है ना। ये उच्च पोषक स्तर के जीवों में अब पहुंच जाएगी। देखो कैसे, टिड्डे से चूहे ने खाया, चूहे से बिल्ली ने खाया, अब मान लो इस बिल्ली को किसी कुत्ते ने खा लिया, ठीक है, कुत्ते ने खा लिया। अब इस कुत्ते के अंदर भी वो केमिकल आ गया, तो इस कुत्ते को मान लो खा लिया किसी, ठीक है, अब इस कुत्ते को मान लो खा लिया शेर ने, ठीक है, शेर ने खा लिया। तो आप देखो कि अब ये जो केमिकल है ये बढ़ गया, ठीक है। ये केमिकल जो था, जैसे ये खाद्य श्रृंखला आगे बढ़ी वैसे ये केमिकल छोटे छोटे जीवों से बढ़ के उच्च पोषक स्तर के जीवों में आ गया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि केमिकल की मात्रा बढ़ रही है ना, केमिकल की मात्रा बढ़ रही है। तो इसी चीज को देखो, ये अत्यधिक मात्रा में इकट्ठे होते जाते हैं, एंड यही हमारा कहलाता है जैव आवर्धन, ठीक है। केमिकलों का बढ़ना, आवर्धन मतलब क्या होता है? बढ़ना, ठीक है। तो यही हमारा इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन, ओके, ठीक है। अब देखो फिर ये क्या होगा, फिर ये शेर जब मरेगा तो वो केमिकल पूरा हमारी जो अर्थ है ये अब्जॉर्ब कर लेगी, यानी हमारी अर्थ को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी वैसे ही खत्म हो जाएंगी, पर ये अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगा। इसी को हम कहते हैं जैव आवर्धन। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बता लेना। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओजोन परत, ठीक है। क्या देखेंगे? ओजोन परत का अवक्षय। देखो ये क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हम समझेंगे कि ओजोन आखिरकार होती क्या है, ठीक है, क्या है। तो ओजोन है हमारी O3, क्या है? O3, इसका अणु सूत्र यानी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है। अब देखो मान लो ये हमारी पृथ्वी यहाँ पे, ठीक है, हमारी अर्थ है। अब इससे समताप मंडल, ठीक है, देखो समताप मंडल, अब यहाँ पे यहीं पे हमारी प्लेन वगैरह उड़ती है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि प्लेन वगैरह कहाँ उड़ती है तो समताप मंडल में, ये बता लेना आप, ठीक है। तो अब इसी समताप मंडल में एक परत होती है, एक लेयर होती है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा। अब मान लो यहाँ पे है हमारी सूर्य। अब ये जो ओजोन है ये बहुत ही खतरनाक है। क्या है? बहुत ही खतरनाक है।
ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है। पर इसका एक अच्छा काम क्या है, इसका अच्छा काम है कि ये जो सूर्य से, आपने सुनी होगी कि सूर्य से आती है यूवी रेज, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणें, तो इससे जो खतरनाक बीमारी हो सकती है हमें, ओजोन भी खतरनाक है। एंड हमारा ये जो यूवी रेस आता है यहाँ पे, यूवी रेस, ठीक है, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। तो अगर ये डायरेक्ट हमारे ऊपर आती है यूवी रेस, तो हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं, है ना, ठीक है, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो जिससे ये ओजोन लेयर, ओजोन परत इस यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसे किसी ने बनाया नहीं, ये खुद बनी हुई है, ठीक है, ये खुद बनी हुई है, ये खुद बनी हुई है हमारे समताप मंडल, ठीक है। अब बताओ कि अगर ये खराब हो रही है ओजोन लेयर, हम कहते हैं ना ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो वो छेद नहीं होता, छेद नहीं होता, वो क्या होती है, वो पतली होती जा रही है, हमारी ओजोन लेयर जो है ये पतली होती जा रही है। एंड अगर आप इमेजिन करो ये ओजोन लेयर नहीं हो तो ये यूवी रेस डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी। अब आप पूछोगे कि क्या हानिकारक इससे चीज़ें होती हैं हमारे लिए, क्यों ये मतलब क्यों अच्छी नहीं है हमारे शरीर के लिए, तो इससे होता है कैंसर, ठीक है। यूवी रेस से, यूवी रेस यानी पराबैंगनी किरणों से कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर होता है। तो आप सोचो अगर ये ओजोन लेयर हम हटा दें, ओजोन लेयर हटा दें, तो क्या होगा कि हमें जितने भी मनुष्य हैं पृथ्वी पर सबको कैंसर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य बचेंगे ही नहीं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा। तो ये यूवी रेस क्या करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। तो ओजोन परत यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है, यूवी रेस से सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो अगर मान लो ये हटा दे तो हमारे ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, हम नहीं बचेंगे, ठीक है। तो हमें ज़रूरी है कि ओजोन लेयर जैसी है वैसी ही रहे। अब हम ये देखेंगे कि आखिरकार ये ओजोन परत अवक्षय का कारण क्या है, यानी किस वजह से हमारी ये ओजोन लेयर जो है ये पतली होती जा रही है, ठीक है। तो फटाफट से मैं ऊपर वाले इरेज करते हैं आपको बताती हूँ, ओके। तो अब हम देखेंगे ओजोन परत के अवक्षय का कारण। तो सबसे पहले इसका मुख्य कारण माना गया है CFC को। ये CFC क्या है, इसका पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका मुख्य कारण है कि इसके वजह से हमारी ओजोन लेयर पतली होती चली जा रही है। अब देखो इसका जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो होता है रेफ्रिजरेटर। क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी हमारा फ्रिज, ठीक है, यानी हमारा फ्रिज। तो फ्रिज में CFC कार्बन ही होता है। एंड सोचो कितने सारे दुनिया में फ्रिज हैं, तो इसके वजह से हमारा क्या होता है, इसकी मात्रा अगर बढ़ेगी, CFC की मात्रा बढ़ेगी तो ओजोन परत का अवक्षय होगा, यानी वो खराब होगी, पतली होगी और धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। एंड अगर ऐसा हुआ तो हम अपना अस्तित्व नहीं रख सकते हैं इस अर्थ पर, ठीक है। तो हमें इसे कम करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, इसे कम करना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका मुख्य कारण है। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारा पाया जाता है अग्निशामक यंत्रों में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है, अग्निशामक यंत्रों में भी पाया जाता है, जो हम आग बुझाने के लिए काम में लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है, तो आप लिखेंगे कि मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे घर में यूज होने वाले रेफ्रिजरेटर व अग्निशामक यंत्रों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसे कैसे कर सकते हैं कि इसके उत्पादन को बहुत ही सीमित कर दें या फिर बंद कर दें। इससे क्या होगा, हमारा ओजोन परत एकदम नॉर्मल रहेगी, ठीक है। तो ये था आपका ओजोन परत अवक्षय, आएगा एग्जाम में तो आप अच्छे से बना के लिख लेना, ठीक है। तो अब इसको इरेज करते हैं, अपना लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, ओके।
तो ये जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है ये टॉपिक? जैव और अजैव निम्नीकरण। ये क्या होता है? देखो लिखो, पहले लिखो, जो पदार्थ प्राकृतिक कारकों से, जैसे प्राकृतिक कारक कौन कौन से? जैसे सूर्य का प्रकाश, या ये कह सकते हैं यूवी रेस, और कौन? अम्लीय वर्षा, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाती है, वो क्या कहलाता है? वही हमारा जैव निम्नीकरण कहलाता है। देखो क्या मतलब हुआ इसका कि ऐसा कोई पदार्थ जो कि हमारा प्राकृतिक कारक यानी मान लो स्वयं ही, हम इसे कह देते हैं, ठीक है, स्वयं ही, क्योंकि प्राकृतिक कारक इसे अपघटित करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये स्वयं ही अपघटित हो जाती हैं, ठीक है, प्राकृतिक कारकों द्वारा अपघटित हो जाती हैं, तो इससे कोई भी नुकसान नहीं है। मान लो जैसे हमारा एग्जाम्पल कौन होते हैं जैव निम्नीकरण, जो जैसे हमारा सब्जियों व फलों के छिलके, ठीक है, सब्जियों व फलों के छिलके। अब देखो आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, हम कई बार अपने फल के सब्जियों के छिलकों को मिट्टी में गाड़ देते हैं ना, मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिन बाद आप जब देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पे वो सब्जियां, फल, छिलके वो सब नहीं होंगी। क्यों? क्या हुआ? उसे हमारे सूक्ष्म जीवों द्वारा ये सूक्ष्म जीव अपघटित कर देते हैं, यानी वापस मिट्टी में मिला देते हैं, ठीक है। इससे कोई भी नुकसान नहीं होता। इससे क्या होता है? कोई भी नुकसान नहीं होता, बल्कि ये जैव उर्वरक का काम करते हैं। क्या किसका काम करते हैं? जैव उर्वरक यानी खाद का काम करते हैं। वही हमारा अजैव निम्नीकरण क्या होता है, जो कि हमारे प्राकृतिक कारकों से अपघटित नहीं होते। जैसे पहले लिख लो, जो प्राकृतिक कारकों से अपघटित नहीं होते, ठीक है, जो प्राकृतिक कारकों से अपघटित नहीं होते। प्राकृतिक कारक क्या होते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश भी लिख लेना, यूवी रेस, अम्लीय वर्षा, सूक्ष्म जीव, इनको अपघटित नहीं कर पाते, ठीक है। आप बताओ कि इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, अगर आपको पता चल गया तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पे पहला नाम आता है प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक जो होते हैं, प्लास्टिक, आपका कांच, ठीक है, धातुएं, तो ये सब क्या होती हैं? ETC एक्सेट्रा। तो ये सब क्या होती है? ये सब अगर आप मिट्टी में फेंक देते हो तो ये मिट्टी, सूक्ष्म जीव, यूवी रेस, अम्लीय वर्षा इन्हें नष्ट नहीं कर पाती, यानी ये मिट्टी में नहीं मिलती हैं, इसीलिए ये हानिकारक होती हैं। आप लिख सकते हो ये हानिकारक होते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये लाभदायक होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण में अंतर बताइए, तो आप इजीली ये जितनी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये लिख सकते हो, ठीक है। सारी चीजें काम की है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। आपने देखा होगा कि हम कई बार चिप्स का पैकेट खा के फेंक देते हैं, एंड हम जब भी देखते हैं तो वो वहीं रहता है ना, एंड वहाँ वो जो रहता है हमारा अजैव निम्नीकरण की चीज़ें जो रहती हैं वो कहीं ना कहीं मिट्टी को भी प्रभावित करती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिकल से बनी होती है, तो ये मिट्टी को भी प्रभावित करती हैं, तो ये हानिकारक होते हैं। तो आप ऐसे बना के अपने एग्जाम में इनके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से होता है हमारा ये वाला चैप्टर भी खत्म, एंड ये हमारा फिजिक्स का
लास्ट चैप्टर था, ठीक है। तो हमने केमिस्ट्री पूरी एंड पूरी फिजिक्स कंप्लीट कर दी है। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लो, हमारा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को शेयर करना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी।